तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डॉक्टर तमन्ना क्लासेस में। तो आइए पढ़ते हैं 16 से 23 दिसंबर 2023 के वीकली करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है, अभी इंदिरा गांधी पीस अवार्ड, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो पहला ऑप्शन है डैनियल बेरेनबोइम, सेकंड ऑप्शन है अली अबू अवाद, थर्ड ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी, एंड फोर्थ ऑप्शन इज प्रथम एनजीओ। तो इसका आंसर क्या है? सी, यानी इन दोनों को मिला है ये बोथ, डैनियल बेरेनबोइम को भी और अली अबू अवाद को भी। और इस अवार्ड में क्या होता है, इसमें कैश प्राइज होता है 15 लाख का और साथ में एक साइटेशन। और अभी जैसे इसराइल और पैलेस्टीन की कन्फ्लिक्ट चल रही थी, इन दोनों की लड़ाई चल रही थी, तो इन इन दोनों कंट्रीज के जो लोग हैं ना, इनके दोनों कंट्रीज के लोगों को नजदीक लाने के लिए, ताकि इनमें बढ़िया शांति स्थापित हो जाए, ये दोनों कोशिश कर रहे थे, तो इसीलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। क्योंकि अवार्ड के नाम में ये है इंदिरा गांधी पीस अवार्ड, इसीलिए दिया जाता है शांति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनको हम थोड़ा सा रैपिडली रिवाइज करेंगे क्योंकि डेली करंट अफेयर तो हम आपको करवाते ही हूँ, और ये वीकली रिवीजन ताकि आपका एक अच्छे से रिवीजन हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पे है? ये है न्यू दिल्ली में। और इसके पीछे न्यूज क्या है? न्यूज से अगर आप लिंक करके याद रखोगे ना तो आपको बढ़िया रिमेंबर रहेगा लंबे टाइम तक। तो इसके पीछे न्यूज ये है कि इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सिनेरियस वल्चर पाए अभी देखे गए हैं। सिनेरियस वल्चर क्या होते हैं? ये ना मतलब जो सबसे बड़े जो कैटेगरी है ना ईगल्स की, सबसे हैवीएस्ट और लार्जेस्ट कैटेगरी पूरे वर्ल्ड में, उनमें से ये एक है। यानी ये इतने बड़े होते हैं कि इनका वजन ना 14 kg तक भी रहता है। तो ये यहाँ पे अभी सपोर्ट किए गए हैं, क्योंकि वैसे तो ये पाए नहीं जाते हैं इंडिया में, ये मेनली यूरोपियन कंट्रीज में ये जो वल्चर है ना उधर ही पाए जाते हैं, इधर ये ट्रैवल करते हैं, माइग्रेट करते हैं सर्दियों के टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी जो क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स 2023 लॉन्च हुआ है, उसके अनुसार इंडिया की कौन सी सिटी बेस्ट सिटी पाई गई है रहने के लिए? यानी जीवन स्तर सूचकांक 2023 के अनुसार भारत के किस शहर में रहने की गुणवत्ता सबसे अच्छी है? तो इसका आंसर है हैदराबाद। हैदराबाद रहा है टॉप पे, और सेकंड प्लेस किसको मिला है? पुणे को। अभी आप कुछ ऐसा भी मतलब आप सोच सकते हो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छी सिटी कौन सी है इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग, है ना? और ये सिटी मतलब कौन से पैरामीटर के बेस पे डिसाइड होती है कि भाई हमारा शहर क्यों नहीं आया इस लिस्ट में? तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके बेस पे ये पता लगता है कि ये सिटी सबसे बेस्ट है रहने के लिए? तो वो मैं आपको बता देता हूँ। पूरे वर्ल्ड में तो जैसे सबसे बढ़िया सिटी पाई गई है वियना। वियना कहाँ है? ऑस्ट्रिया की कैपिटल है ये। और सेकंड सेकंड प्लेस पे कौन सी रही है? जूरिक स्विट्जरलैंड की, थर्ड पे वैंकूवर ऑफ कनाडा। ये टॉप 3 सिटी हैं इस लिस्ट में। और सबसे खराब मतलब जिसको बोला गया कि सबसे बेकार सिटी, वो है खार्तूम। कहाँ पे? सूडान में। इसको बॉटम मोस्ट पोजीशन पे रखा गया है। ये वो फैक्टर हैं जो जिन फैक्टर्स का ध्यान रखा जाता है ये रैंकिंग बनाते हुए। ऐसे थोड़ी है कि हवा में मतलब कुछ भी सिटी को दे देंगे, तो कोई ना कोई पैरामीटर होता ही है। तो ये वो पैरामीटर्स हैं। इसमें पहला पैरामीटर क्या है? क्लाइमेट, कि वहाँ पे क्लाइमेट कैसा है। ऐसा तो नहीं है भाई एकदम ही सर्दी या फिर एकदम गर्मी, मतलब कैसा अच्छा क्लाइमेट होना चाहिए। स्कूलिंग एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, वायलेंस नहीं होनी चाहिए, क्राइम नहीं होना चाहिए, ईज ऑफ कम्युनिकेशन हो बढ़िया, मतलब कम्युनिकेशन नेटवर्क्स वगैरह, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ये सब अच्छे हों, डिजीज एंड सैनिटेशन स्टैंडर्ड। मतलब ऐसा तो नहीं है कि भाई महामारी फैल रही है, डिजीज वगैरह नहीं होनी चाहिए, बढ़िया सैनिटेशन स्टैंडर्ड अच्छे होने चाहिए, मतलब बढ़िया सब कुछ मेडिकल फैसिलिटीज और सब अच्छी होनी चाहिए। सोशियो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कैसा है? बढ़िया होना चाहिए। तो ये सारे फैक्टर्स आप ऐसे ही याद रख लो आपके रेफरेंस के लिए। क्वेश्चन तो ये था कि कौन सा मतलब शहर को बढ़िया टॉप पोजीशन मिली है एज पर क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाराकूडा। बाराकूडा जो इन दोनों खबरों में है वो क्या है? देखो जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना, वन लाइनर क्वेश्चन, जो आपको देखने में लगेगा कि अरे ये तो छोटा सा ही क्वेश्चन है, मतलब इसमें कितने चार पांच ही वर्ड हुए, तो ये क्वेश्चन टफ होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए तो आप एलिमिनेट कर दोगे। अब आपने कभी पढ़ा ही नहीं बाराकूडा क्या है तो आप नहीं बता पाओगे। तो ये क्या है? ये सोलर इलेक्ट्रिक बोट है। अभी देखो सोलर इलेक्ट्रिक बोट तो और भी बनी होंगी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये इंडिया की सबसे फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट है, सबसे तेज है ये। और सोलर इलेक्ट्रिक बोट है तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा मतलब शोर शराबा नहीं करेगी, तो नॉइज भी नहीं करती है और पोल्यूशन भी नहीं करेगी, तो इन्वायरमेंट के परस्पेक्टिव से भी अच्छी बात है। और बाराकूडा एक लार्ज फिश, एक फिश के नाम पे रखा गया है ये बोट का नाम। एक बड़ी मछली होती है उसका नाम बाराकूडा होता है, वो मतलब अच्छी, बहुत ही स्विफ्ट है, मतलब बहुत तेज है उसकी स्पीड, तो उस मछली के नाम पे इसका नाम रखा गया बाराकूडा इस सोलर इलेक्ट्रिक बोट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वालप्राई प्लेट्यू। वालप्राई प्लेट्यू यानी वालप्राई पठार भारत के किस राज्य में है? तो ये है तमिलनाडु में। आपको सीधा सीधा पता होना चाहिए कि ये प्लेट्यू कहाँ है, जैसे मालवा प्लेट्यू कहाँ है बताइए आप, है ना? ऐसे जैसे डेक्कन प्लेट्यू है, ये कौन कौन से राज्य में है ये सब आप बताओ।
तो अभी देखो इसके पीछे न्यूज़ क्या है। अभी एनुअल माइग्रेशन सीजन स्टार्ट हो चुका था एलिफेंट्स का सितंबर से लेके मार्च में। मतलब क्या है कि जो हाथी है ना वो केरला से लेके वालपराई प्लेट्यू में माइग्रेट करते हैं। यहाँ से मतलब केरला से वालपराई प्लेट्यू जो तमिलनाडु में है, यहाँ ये हर साल जाते हैं। कब जाते हैं? सितंबर से मार्च में है। तो ये आपको पता होना चाहिए बस। अभी देखो हाथियों से रिलेटेड एक मैंने आपको करवाया था थोड़े दिन पहले करंट अफेयर कि जैसे रेलवे के साथ जैसे दुर्घटना हो जाती है, हाथी जैसे ट्रैक पे आ जाते हैं तो हाथी की डेथ भी हो जाती है, चोट भी लग जाती है। तो ऐसा ना हो, इन सबको प्रिवेंट करने के लिए रेलवे ने एक पोर्टल लॉन्च किया है। वो पोर्टल बताओ आप कौन सा पोर्टल है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी फिनलैंड ने इंटरनेशनल जेंडर इक्विलिटी अवार्ड 2023 से कौन सी कंट्री के एनजीओ, जिस एनजीओ का नाम है AWSDC, से सम्मानित किया है? तो अगर आपको AWSDC की फुल फॉर्म पता है ना तो आपको ये पता लग जाएगा कि ये कौन सी कंट्री का एनजीओ है। तो ये है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के एनजीओ को सम्मानित किया है फिनलैंड ने। देखो AWSDC की फुल फॉर्म क्या है? अफगान वुमेन स्किल डेवलपमेंट सेंटर। ठीक है, आप देखो नाम से पता लग रहा है कि विमेन स्किल डेवलपमेंट सेंटर है, मतलब विमेन के लिए काम करता होगा। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये एनजीओ काम करता है वुमेन के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और उनको प्रमोट करने के लिए। कहाँ पे? अफगानिस्तान में। अभी अफगानिस्तान में जैसे तालिबान का राज है, तो वहाँ पे जैसे वुमेन्स को इतने राइट है नहीं, तो ये एनजीओ विमेन को राइट दिलवाने की दिशा में एक काम कर रहा है। तो ये इसीलिए इसको अवार्ड मिला है, बहुत ही अच्छा स्टेप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजय दिवस। विजय दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं हर साल 16 दिसंबर को। और क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन 16 दिसंबर 1971 को इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर जीत हासिल की थी। जो लड़ाई हुई थी 1971 की वॉर, उसमें, और उसी वॉर में नई कंट्री बन के आई थी। इसका नाम क्या है? बांग्लादेश। नीचे क्वेश्चन आएगा ऑपरेशन विजय है। अभी आपको करवाऊंगा कि इसी जैसे वो इससे रिलेटेड नहीं है, उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना। ऑपरेशन विजय है गोवा से रिलेटेड, कि जब गोवा को पुर्तगालियों से आज़ादी दिलवाई गई थी तो ऑपरेशन विजय लॉन्च किया गया था। वो भी जैसे अभी नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी ने इंडिया का पहला एआई मॉडल, जिसका नाम क्या है, कृत्रिम, लॉन्च किया है? एआई मॉडल मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, जैसे चैट जीपीटी मॉडल है ना उसी तरीके से, लेकिन ये क्या है? इंडियन है। तो ये लॉन्च किया है ओला ने। अब देखो क्वेश्चन आपसे दो तरीके से पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि कृत्रिम क्या है, सीधा सीधा क्वेश्चन कि कृत्रिम क्या है। तो ये एक एआई मॉडल है। मतलब क्या हुआ, जैसे चैट जीपीटी था ना जिससे आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते थे, वो आपको आंसर देता था, तो इसी तरह ये है। फर्क इसमें क्या है कि आप इसके अंदर 10 डिफरेंट डिफरेंट इंडियन लैंग्वेज में ये आपको रिप्लाई कर सकता है। जैसे आप तमिल, तेलुगु या जिस भी लैंग्वेज में पूछना चाहो, और साथ में एक इंग्लिश में भी आपको रिप्लाई देगा। तो मेनली ये इंडियन लैंग्वेजेस को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, इसीलिए ये इंडियन मॉडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन इंडिया मिलेट फेस्टिवल 2023 कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? तो ये ऑर्गेनाइज हुआ है न्यू दिल्ली में। अब ये क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा है खाली ये बताने के लिए कि 2023 है ना, उसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा। और अभी देखो 2024 भी आ गया है। 2024 को भी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसके लिए ईयर घोषित कर दिया है। तो वो घोषित किया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमिलेट्स के लिए। क्वेश्चन नीचे आ जाएगा, वो नोट करने की आपको कुछ जरूरत नहीं है, आप समझते हुए चलो, बस सब मैंने इसमें लिखा ही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो, इसरो ने किस वर्ष तक पहली बार भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने की योजना बनाई है? तो ये योजना बनाई है 2040 तक, कि 2040 तक है ना हम इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को मून पे भेज देंगे भाई पहली बार। तो ये है 2040 तक। इसके हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए, आप सब जानते ही होंगे इसरो का हेडक्वार्टर का है बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स 2 लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है इंटरपोल ने। ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स 2 ये भी पूछा जा सकता है कि किस चीज से रिलेटेड है। तो ये है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए ये लॉन्च किया है, इंटरपोल ने लॉन्च किया है। इंटरपोल का आपको पता होना चाहिए फुल फॉर्म, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर इंटरपोल का किधर है? लियोन, फ्रांस में। और एम मैंने आपको बता ही दिया, एम क्या है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकना। क्योंकि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जो विक्टिम्स होते हैं ना, इन लोगों को बाद में ये फोर्स करते हैं कि आप भाई साइबर क्राइम कमिट करो। तो एक रिपोर्ट आई, इसमें ये पाया गया कि साइबर क्राइम्स बहुत बढ़ रहे हैं। तो साइबर क्राइम को रोकना है तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को भी रोकना पड़ेगा। तो इसीलिए ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया। अभी देखो हमारे काम का यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है। जब देखो ह्यूमन ट्रैफिकिंग अभी न्यूज में है, तो आर्टिकल 23 भी आपको पता होना चाहिए। पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 23 किस बारे में है? हमारे संविधान का आर्टिकल 23 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग भाई गलत बात है, इसका प्रोहिबिशन रोका जाए, और फोर्स लेबर भी नहीं होनी चाहिए। फोर्स लेबर क्या होती है? इससे बंधुआ मजदूरी। तो आपको आर्टिकल 23 पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच इज द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू लॉन्च द सोडियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी। सोडियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी जो भी देखो पहली होती है ना, जैसे देखो पहला ऊपर कृत्रिम था मॉडल, पहली सोलर इलेक्ट्रिक बोट है, तो जो भी पहली चीज हो रही है वो ऑटोमेटिक इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये सोडियम आयन बैटरी तकनीक लॉन्च करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है केपीआईटी टेक्नोलॉजी। अभी देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों हुआ क्वेश्चन, क्योंकि देखो अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बन रहे हैं इंडिया में, ताकि पोल्यूशन पोल्यूशन ज्यादा ना हो, है ना। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो पोल्यूशन करेंगे नहीं, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने के लिए बैटरी यूज होती हैं। तो अब तक बैटरी कौन सी यूज होती थी, लिथियम आयन बैटरीज। लेकिन अभी इन लिथियम आयन बैटरीज को सोडियम आयन बैटरी से रिप्लेस किया जाएगा, क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी इस कंपनी ने बना ली है। अब आप बोलोगे कि रिप्लेस करने की क्या जरूरत है, हमारे पास तो है ही लिथियम आयन बैटरीज। लेकिन देखो जो अभी बैटरी बन रही है ना सोडियम आयन बैटरीज, ये इसकी कॉस्ट एक तो लिथियम आयन बैटरी से 25 से 30% कम आएगी। दूसरी इनकी चार्जिंग स्पीड भी ज्यादा है और इनकी लाइफ स्पेन भी ज्यादा है, मतलब ये लंबे तक भी चलेंगी, तो बढ़िया बात है ना। और लिथियम हमें इंपोर्ट करना पड़ता है क्योंकि हमारे पास इतने रिजर्व है नहीं। तो इंपोर्ट करने की बजाय, इंपोर्ट जब करोगे तो फॉरेन रिजर्व जो हमारे फॉरेक्स उस पर भी भार पड़ता है। तो हर मामले में सोडियम आयन बैटरीज अच्छी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसडीबी यानी सूरत डायमंड बोर्स, जो कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा वर्क ऑफिस बन गया है, ये किसने डिजाइन किया है? तो इसका डिजाइन किया है मोर्फोजेनेसिस नाम की एक आर्किटेक्ट कंपनी ने। और अभी एसडीबी जो है उसका इनोग्रेशन किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने। ये मैं आपको दिखा देता हूँ सूरत डायमंड बोर्स, ये देखो ये है सूरत डायमंड बोर्स। मतलब ये पूरे दुनिया का सबसे बड़ा वर्क ऑफिस बन गया है। ये देखो कितना मतलब बहुत ही बड़ा है, इसमें बहुत ही ऑफिस हैं। और जैसे मेनली डायमंड कटिंग के लिए सूरत जाने जाता है, तो उससे रिलेटेड। और इससे पहले जो ये है ना सूरत डायमंड बोर्स, इससे पहले पूरी दुनिया का जो पूरा मतलब बिगेस्ट ऑफिस होता था ना, बिगेस्ट ऑफिस बिल्डिंग वो होती थी पेंटागन, यूएसए में। पेंटागन क्या होता था, ये वहाँ की जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है ना, उनका हेडक्वार्टर है। पेंटागन नाम इसीलिए रखा गया क्योंकि ये पेंटागन की शेप में है। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, पंचभुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट, जो रोड सेफ्टी 2023 के ऊपर रिपोर्ट आई है, जिसका नाम क्या है, ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन रोड सेफ्टी 2023। इसको रिलीज कौन से ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया है? तो ये रिलीज किया है डब्ल्यूएचओ ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। और ये रिपोर्ट क्या कहती है, ये रिपोर्ट कहती है कि 2010 से लेकर 2021 के बीच में जो रोड ट्रैफिक में डेथ होती है ना, वो पूरे वर्ल्ड में 5% घट गई है, तो अच्छी बात है। लेकिन इंडिया के अंदर ये डेथ्स बढ़ी हैं, मतलब पूरे वर्ल्ड में मतलब डेथ्स कम हो रही हैं रोड ट्रैफिक में, जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन इंडिया में बढ़ रही है, तो हमारे लिए चिंता का विषय है ये। अभी गवर्नमेंट जैसे इसके ऊपर बिल भी ला रही है एक नया, अभी न्यूज सी, इन सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए। और जैसे मतलब डेथ क्या बोलते हैं ये, सजा का भी प्रावधान है कि 10 साल तक का शायद सजा का प्रावधान रखा गया है अगर। तो ये भी अभी एक बिल आ रहा है इससे रिलेटेड ही, ताकि इन चीजों को कंट्रोल किया जाए। तो जैसे ये बिल आएगा मैं आपको ये भी पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंगोलका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पंगोलका वन्यजीव अभयारण्य, ये किस राज्य में स्थित है? जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन है ऑटोमेटिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये किधर है, ये है सिक्किम में। ऊपर मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था ना इसी से रिलेटेड, असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी करवाया था, किधर था, नई दिल्ली में। इसके पीछे न्यूज क्या है, यहाँ पे 3640 मीटर की हाइट पे एक टाइगर स्पॉट किया गया है। अब देखो आप बोलोगे इसमें क्या खास बात है, टाइगर तो स्पॉट होते ही रहते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, लेकिन ये इतनी हाइट पे पाया गया है 3640 मीटर की, मतलब नॉर्मली इतनी हाइट पे टाइगर नहीं देखे जाते, क्योंकि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी ऑक्सीजन लेवल भी घटता है, तो इसीलिए ये न्यूज में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल माइनॉरिटीज राइट्स डे 2023 कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये हर साल मनाया जाता है 18 दिसंबर को। और इसकी थीम क्या है आपकी बार, सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। थीम आपको पता होनी चाहिए, अगर डे आप भूल भी जाओ तो थीम तो पता होनी चाहिए। और देखो ये नाम से ही पता लग रहा है कि हर साल हम इसे क्यों मनाते हैं, ताकि ये बताने के लिए कि हर किसी के जो राइट्स है ना वो मतलब इक्वल हैं, उनको सेफ गार्ड किया जा रहा है। चाहे वो किसी भी धर्म से आते हो, चाहे वो कोई भी भाषा बोलते हो, चाहे उनका कल्चरल बैकग्राउंड कैसा भी हो, मतलब सब इक्वल है, एक तरीके से सबके राइट्स इक्वल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिनाका, पिनाका क्या है जो अभी खबरों में है? तो पिनाका है, क्या ये एंटी टैंक मिसाइल है क्या? एंटी टैंक मिसाइल तो नाग है, मैंने आपको अभी तक करवा रखा है। बैलिस्टिक मिसाइल है क्या? न्यूक्लियर सबमरीन है? तो ये है मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका। देखो आपको इसकी इमेज दिखा देता हूँ, ये देखो ये है पिनाका। देखो ये तो रॉकेट्स हैं इसके अंदर, जैसे इसके अंदर 6 और 6 12 रॉकेट्स हैं, तो ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, मतलब इसके अंदर ये रॉकेट्स रहेंगी और फिर बाद में ये ऐसे करके लॉन्च की जा सकती हैं। तो इसको बोलते हैं पिनाका। अभी ये न्यूज में क्यों है, न्यूज में इसलिए है कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने 6400 जो रॉकेट्स है ना, 64 से रॉकेट्स को प्रोक्योर करने के लिए अप्रूवल दे दिया है कि हाँ भाई ये रॉकेट्स आप प्रोक्योर करो,
ताकि पिनाका वेपन सिस्टम में फिर इनको लगाया जा सके। अभी ये रॉकेट बाहर से हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, ये भी आप ध्यान रखना, ये इंडिजिनस ही है, इंडिया में ही मतलब प्रोक्योर की जाएंगे, इंडिया में ही कंपनी बनाएगी, डीआरडीओ बनाएगी या फिर कोई अदर कंपनी। तो ये आपको पता होना चाहिए सीधा सीधा कि पिनाका क्या है। नेक्स्ट, ये डिफेंस एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे सीडीएस एनडीए एग्जाम और सीजीएल एसएससी के एग्जाम्स के लिए भी सभी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश मिसाइल। आकाश मिसाइल किस टाइप की मिसाइल है? तो ये है सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, देखो जैसे ऑप्शन मैंने इस टाइप के रखे, एयर टू सरफेस मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल है क्या? तो ये एयर टू एयर मिसाइल तो अस्त्र है, मैंने आपको करवा रखा है पहले, अस्त्रा ASTRA, तो देखो उसमें पहले भी ए आता है बाद में भी ए आता है, तो ए टू ए मतलब एयर टू एयर। और जैसे ये कौन सी है, अभी आपको करवा दिया सरफेस टू एयर मिसाइल, इसको भी आप जैसे ट्रिक से याद रख लो कि आकाश, ये आकाश में मार करेगी भाई, आकाश में मारेगी, तो कहाँ से जाएगी? सरफेस से ही जाएगी आकाश में, सरफेस टू एयर। अभी इसके पीछे न्यूज क्या थी? अभी अस्त्र शक्ति 2023 ये एक एक्सरसाइज हुई थी, तो इस एक्सरसाइज में आकाश जो मिसाइल है ना, इसने 4 टारगेट्स को एक साथ डिस्ट्रॉय कर दिया, ये करके दिखाया है, इसीलिए ये न्यूज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाहर रहने वाले अपने नागरिकों से धन प्राप्त करने के मामले में कौन सा देश 2023 में शीर्ष पर रहा है? अभी एक रिपोर्ट आई है, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो ये रिपोर्ट रिलीज किसने की है पहले आपको पता होना चाहिए, वर्ल्ड बैंक ने। तो इस रिपोर्ट ने ये बोला कि जैसे इंडिया के भी लोग बाहर रहते हैं, तो वो पैसा कमाते हैं, वहां पे जॉब करते हैं, तो फिर वो वापस अपनी रिलेटिव्स को पैसा भेजते हैं, मतलब अपनी कंट्री में वापस पैसा भेजते हैं, तो वो धन सबसे ज्यादा मतलब कौन सी कंट्री ने वापस भेजा है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है इंडिया। इंडिया ने ये सबसे ज्यादा पैसा वहां से कमा के वापस भेजा है। तो देखो ये कितना भेजा है, इंडियंस ने $125 बिलियन, और मैक्सिको ने कितना भेजा है? $67 बिलियन, और चाइना ने भेजा है अपनी कंट्री में $50 बिलियन। मतलब चाइना के जो रहने वाले लोग हैं उन लोगों ने, मतलब समझ रहे हो ना आप, मतलब इंडिया के जो रहने वाले बाहर लोग हैं ना, इंडिया के जो नागरिक है जो बाहर रहते हैं, उन्होंने $125 बिलियन कमा के इंडिया में वापस भेज दिया है। तो इसको क्या बोलते हैं? रेमिटेंस बोलते हैं इस चीजों को, जो पैसा वापस आता है। तो इस मामले में इंडिया रहा है नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 की जो मेडल टैली है ना, उसमें टॉप पे कौन सा राज्य रहा है? तो ये रहा है हरियाणा, और सेकंड पे कौन रहा है? यूपी, थर्ड पे तमिलनाडु। खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहाँ पे हुए? न्यू दिल्ली में, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समर। समर क्या है? अब देखो ये जो मैं आपको बता रहा था ना, ये वन लाइनर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। समर हुआ, बाराकुडा हुआ, ठीक है, कृत्रिम हुआ, ऊपर करवाया था ना। तो समर क्या है, अगर आपको इसकी फुल फॉर्म पता है तो आपको पता रहेगा ये क्या है। इसकी फुल फॉर्म है सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर अश्योर्ड रिटेलिएशन। ठीक है, अब देखो सरफेस टू एयर मिसाइल है ये, तो ये क्या होगा? एक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि ये देखो इधर मैंने लिखा है कि इंडिया की शील्ड है ये टू काउंटर द एनिमीज एयर अटैक्स, यानी कि अगर बाहर से कोई किसी एनिमी ने अपनी इंडिया में ऐसे मतलब मिसाइल्स लॉन्च किए, तो ये काउंटर मिसाइल लॉन्च करेगा, उनको हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देगा। ये है समर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ लॉजिस्टिक इंडेक्स चार्ट 2023 कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा रिलीज किया गया है? तो इसको रिलीज किसने किया है? इसको रिलीज किया है, अभी जैसे देखो ये नाम से आप आइडिया लगा सकते हो कि अब ऐसा तो है नहीं कि ये पंचायती राज, रूरल डेवलपमेंट या फिर ऐसी मिनिस्ट्री इसको लॉन्च करेगी। तो इसको लॉन्च किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने। ठीक है, अभी जैसे देखो इसको ना दूसरा नाम इसका ये भी है, इसको लीड्स के नाम से भी पूछा जा सकता है आपसे, कि लीड्स इंडेक्स जो है ना, लीड्स का मतलब क्या है? लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स 2023। तो ये इंडिकेटर, अब देखो ये इंडिकेटर है क्या? देखो आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि लॉजिस्टिक इंडेक्स चार्ट क्या है, मतलब लॉजिस्टिक सर्विसेज में जो अच्छा रहा है। लॉजिस्टिक सर्विसेज क्या होती हैं? ये देखो लॉजिस्टिक सर्विसेज का मतलब है कि बढ़िया एक सप्लाई चेन मेंटेन हो, ताकि जैसे देखो मान लो स्टार्टिंग में किसी ने कोई गुड्स प्रोक्योर किए कंपनी ने, बाद में उसको बनाएगी, फिर एक्सपोर्ट भी करेगी, तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए स्मूथ फ्लो होना चाहिए गुड्स का, सप्लायर से लेके कस्टमर तक। तो ये सारी आती है लॉजिस्टिक सर्विसेज में। ठीक है, रॉ मटेरियल की कमी नहीं होनी चाहिए, फिर एक जगह से दूसरे प्लांट में लेके जाना है, मतलब असेंबली करनी है, मैन्युफैक्चर करना है, जो भी, तो ये सब आता है लॉजिस्टिक सर्विसेज में। तो बस आपको क्वेश्चन क्या था इतना पता होना चाहिए कि ये कौन सी मिनिस्ट्री ने रिलीज किया है। तो ये रिलीज किया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने, और इसी का दूसरा नाम लीड्स, लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स के बीच में ये, मतलब अलग अलग स्टेट की कॉम्पिटिटिवनेस देखने के लिए ये किया जाता है रिलीज, की कौन सा सबसे बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो मैंने आपको बताया था कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमिलिड्स, मैंने आपको ऊपर बताया था ना,
ये पूछा जा सकता है कि वर्ष 2024 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया यूनाइटेड नेशन द्वारा। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड्स। ठीक है। अभी देखो ऊपर मैंने आपको बता दिया था ना, ये जब मैं आपको करवा रहा था इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स कौन सा था, 2023। अभी ये देखो इस पे यूनाइटेड नेशन ने इसको डिक्लेयर इसलिए किया गया है ये बताने के लिए कि जो कैमेलिड्स है ना, कैमेलिड्स का मतलब क्या है, जो कैमल मतलब जो ऊंट की प्रजाति के जो भी जानवर है उनकी क्या इंपॉर्टेंस है लोगों की जिंदगी में पूरे वर्ल्ड में। तो कैमेलिड्स कंट्रीब्यूट करते हैं फूड सिक्योरिटी में, न्यूट्रिशन में, इकोनॉमिक ग्रोथ में, बहुत सारी कंट्रीज में जो वहाँ के लोकल लोग रहते हैं ना उनकी लाइफ में। जैसे टूरिज्म भी कितनी कंट्रीज में डिपेंड है कैमेलिड्स पे, ये आपको मैंने करवाई दिया। अगला क्वेश्चन है JN1। JN1 क्या है? तो JN1 एक नया वेरिएंट है कोरोना का, और ये कहाँ पे पाया गया है? अभी रिसेंटली केरला में। ऑपरेशन विजय मैं भी ऊपर बात कर रहा था जब मैंने क्वेश्चन पढ़ाया था, विजय दिवस हर वर्ष हम कब ऑब्जर्व करते हैं, तो ये आ गया ऑपरेशन विजय। अभी आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये अलग है। क्वेश्चन है कि ऑपरेशन विजय कौन से स्टेट से रिलेटेड है, तो ये कौन से स्टेट से रिलेटेड है? गोवा से। अभी जैसे देखो गोवा लिबरेशन डे हर साल सेलिब्रेट करते हैं 19 दिसंबर को। क्यों किया जाता है? क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को जो गोवा प्रांत था ना उसको आज़ादी दिलाई थी पुर्तगीज कंट्रोल से, मतलब इंडिया में शामिल कर लिया गया था गोवा को 1961 में ऑपरेशन विजय चला के। भारत को तो आज़ादी 1947 में मिल गई थी, लेकिन फिर भी 1961 तक गोवा पुर्तगीज कंट्रोल में रहा है। तो 1961 को 19 दिसंबर 1961 को गोवा को मिला लिया गया इंडियन टेरिटरी में, इंडियन यूनियन में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का कौन सा आर्टिकल, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पूछा जा सकता है। संविधान का कौन सा आर्टिकल इस बारे में बात करता है कि जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स होती है ना उनको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता बिफोर द कोर्ट। ठीक है। मतलब क्या हुआ, जैसे देखो संसदीय कार्रवाई, जैसे संसद में जो भी कार्रवाई चल रही है कि कुछ बिल, जैसे कुछ भी बिल वगैरह तो अलग हो गया। जैसे देखो पहले मैं आपको भी इसके पीछे की न्यूज बता देता हूँ। अभी जो विंटर सेशन चल रहा है ना पार्लियामेंट का, उसमें 78 MP को सस्पेंड कर दिया गया है। ठीक है। और ये MP दोनों के दोनों हाउस से थे, लोकसभा से राज्यसभा से। इनको सस्पेंड क्यों किया गया? ये बोल के कि ये ना जो पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग्स है ना उसको डिसरप्ट कर रहे हैं, मतलब पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स होने नहीं दे रहे भाई। जैसे बिल वगैरह पास करना चाह रहे हैं तो ये एक तरीके से बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। और इन MP को सस्पेंड आपने न्यूज देखी होगी क्यों किया गया, क्योंकि अभी जैसे संसद की सुरक्षा में चूक हुई थी तो ये अपोजिशन के MP ये मतलब अमित शाह जी से डिमांड कर रहे थे कि आप मतलब बताओ, जैसे उनसे एक बयान मांग रहे थे कि संसद में आप बताओ भाई ये सब इसके बारे में बताओ। तो और थोड़ा डिस्टर्ब वगैरह कर रहे थे, डिस्टर्ब कर रहे थे, हंगामा कर रहे थे, तो इसीलिए इनको सस्पेंड कर दिया गया। अब देखो अब ऐसा नहीं है कि ये MP कोर्ट में चले जाएं, है ना, ये बोल के कि देखो हमें सस्पेंड कर दिया गया, तो कोर्ट अब इस मामले में कुछ नहीं कर सकता है। तो क्वेश्चन यही था कि जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स होती है ना उनको कोर्ट के सामने क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। ये कहाँ लिखा हुआ आर्टिकल 122 में। जुडिशियल रिव्यू अलग है, उससे आप कंफ्यूज मत करना। जुडिशियल रिव्यू आता है आर्टिकल 13 में। उसमें क्या है जुडिशियल रिव्यू में कि अगर कोई जुडिशियल रिव्यू में जुडिशरी ये देखती है कि जो बिल पास किया गया है ना संसद द्वारा वो संविधान के अकॉर्डिंग ही किया है ना, मतलब जो उसमें लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही, वो होता है जुडिशियल रिव्यू। लेकिन ये पार्लियामेंट का अपना इंटरनल मैटर है, तो पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स, इसमें पार्लियामेंट के पास कंप्लीट पावर है। तो ये आप याद रखना कि इसमें आता है आर्टिकल 122 में। पर देखो इसमें ये 4 आर्टिकल हो रहे हैं तो ये भी आपको पता होना चाहिए ये क्या क्या है, ये आपको बता देता हूँ जल्दी से। देखो आर्टिकल 214, आर्टिकल 214 बात करता है कि एक हाई कोर्ट होना चाहिए हर स्टेट में। और देखो इसी को आप एक्सचेंज कर लोगे, ऐसे 124 बन जाएगा 214 को, तो ये बात करता है सुप्रीम कोर्ट की, एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और आर्टिकल 123 ये जो था यहाँ पे, ये क्या है, ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश, राष्ट्रपति की अध्यादेश जो जारी करने की पावर है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी जो 2024 की IPL की नीलामी हो रही है ना उसमें आज तक के इतिहास में, IPL के इतिहास में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बन गया, मतलब जो सबसे महंगा में खरीदा गया है, तो ये इसका आंसर है मिचेल स्टार्क। इसको आप नोट कर लीजिए, ये जैसे मैंने इसमें इसको रेड कलर नहीं किया, इसका आंसर क्या है, मिचेल स्टार्क। ये KKR कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा है 24.75 करोड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 से किन्हें सम्मानित किया जाएगा या फिर किन्हें प्रदान किया जाएगा, तो इसका आंसर क्या है, ये B&C ऑप्शन बोथ, यानी चिराग शेट्टी और दूसरा है सात्विक साईराज रनिक रेड्डी। इन दोनों को ये दिया जाएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। और ये दोनों के दोनों बैडमिंटन प्लेयर है, ये भी पूछा जा सकता है कि दे बोथ आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, तो ये बैडमिंटन के प्लेयर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कूनो नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है? तो ये है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। ये मैंने आपको पहले भी करवाया कूनो नेशनल पार्क, वो चीता हुआ जब इशू था, जब अफ्रीकन चीताज लाए गए थे यहाँ पे। लेकिन अभी ये किस वजह से न्यूज में है? अभी यहाँ पे कूनो फेस्टिवल चल रहा है मध्य प्रदेश के अंदर इसी नेशनल पार्क में, तो इसीलिए ये है न्यूज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो ये है बिहार में। इसके पीछे न्यूज ये थी यहाँ पे टाइगर्स की संख्या बढ़ गई है। जैसे अभी तो ये स्टेट वाइज है, लेकिन हर ईयरली भी एक एनुअल टाइगर रिपोर्ट करके आती है कि कितनी मतलब टाइगर की संख्या बढ़ी है पूरे इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन, जो कि कौन सी कंट्री द्वारा लॉन्च किया गया है, किस लिए लॉन्च किया गया है? हाउदी रेबल्स को काउंटर करने के लिए। अभी ये कई दिनों से न्यूज में चल रहा है, तो देखो ये किसने लॉन्च किया? यूएसए ने। और इसके अंदर और भी बहुत सारे देशों की नेवी भी शामिल है। अब देखो ये आपको बताया मैंने कि इसके अंदर 10 से ज्यादा कंट्रीज की 10 कंट्रीज की नेवी शामिल है। कौन कौन से हैं वो? जैसे यूएसए, यूके, बहरीन, कनाडा, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, सीशल्स एंड स्पेन। ये याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, बस आप याद रखो किसने लॉन्च किया है। और हाउदी रेबल्स, अभी देखो ये लॉन्च क्यों किया गया है? क्योंकि जो ये हाउदी रेबल्स है ना, ये जो मर्चेंट शिप होती हैं, जैसे जो समुद्री जो शिप होती है ना, जो सामान लेके जाती हैं, तो उन मर्चेंट शिप पे ये लोग अटैक कर रहे हैं, ड्रोन से कर रहे हैं, मिसाइल से कर रहे हैं। इस रीजन में जो रेड सी में कर रहे हैं, रेड सी में जो है ना लाल सागर, उसमें जो शिप जाती है उन पे ये लोग अटैक कर रहे हैं। तो उस वजह से क्या हो रहा है, कंपनीज को अपना रूट चेंज करना पड़ रहा है। तो ऐसा ना हो, ये मतलब लगातार चल ही रहा है ऐसा अटैक, तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, इन मर्चेंट शिप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये ऑपरेशन लॉन्च किया है। और हाउदी रेबल्स कहाँ से है? यमन से। लास्ट क्वेश्चन है, अभी जो लांसेट ग्लोबल हेल्थ रिपोर्ट आई है, उसके अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड मैरिज हुई है ना लड़कियों की 2021 में, ये भारत के कौन से राज्य में हुई है? तो इसका आंसर है बिहार। तो ये कहाँ हुई है? बिहार में। अभी देखो इसमें ये पाया गया इस रिपोर्ट में कि हर 6 में से एक लड़के की चाइल्ड मैरिज हो रही है और हर 5 में से एक लड़की की। तो ये जैसे देखो चाइल्ड मैरिज तो गलती बात है, होनी नहीं चाहिए, क्योंकि चाहे लड़का हो या लड़की, क्योंकि उनको पहले अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि एजुकेशन मतलब बढ़िया वो पढ़ सकें, अच्छी एजुकेशन हो, अपने मतलब सेल्फ डिपेंडेंट बन जाए, है ना। तो लो भी है इसके रिगार्डिंग, लो कहता है कि 18 तो मिनिमम है लड़कियों के लिए मैरिज की एज, और लड़कियों की क्या है 21, लेकिन फिर भी चाइल्ड मैरिज हो रही है। इसी के साथ ये वीकली करंट अफेयर यहीं तक। आप हमारे डेली करंट अफेयर भी चेक कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में जाके, डेली करंट अफेयर की प्लेलिस्ट में जाके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं डॉक्टर तमन्ना क्लासेस को, और आप हमें विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट gkcomplete.com पर।